आप सभी को मेरा नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पेश कर अंग्रेजों के बनाए कानूनों से छुटकारा दिलाने की पहल कर दी है। संसद में शाह को सुनिए। और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वाला हूं। इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है, सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है। विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। मान्य के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान, गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे।
गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है। इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है, और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी पड़ेगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर। ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है, परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब होगा। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 साल तक की जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केसों की सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो गए। मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्ट बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। अब 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रखता। कई सारे जज ऐसे थे सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल से सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिससे उनको सुरक्षा मिली हुई है। सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर, सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फिक्स करेंगे। मान्यवर, एक बहुत बड़ा दिक्कत मैंने देखा है कि एसपी के नाते किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है। हमने ये प्रक्रिया के अंदर आमूलचूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं।
माननीय बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, इसके कारण इतना देर होती, इतनी देर होती। आज हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है। सबसे ज्यादा एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले रहे मान्यवर। राजद्रोह को हम कंप्लीटली रिपील कर रहे हैं मान्यवर। और इस कानून में इसके साथ साथ अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता को, अखंडता को चैलेंज करना, ये सब को कानून के अंदर किसी न किसी दाएं बाएं तोड़ मरोड़ कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं था, टेररिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी। मान्यवर, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इस पर ऑर्डर करेगा। कुर्की का ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। मान्यवर, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमने किया है अनुपस्थिति में ट्रायल। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए, आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाई। दुनिया में वो कहीं पर भी छिपे सजा सुनाई जाए। मान्यवर, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और वो सजा के खिलाफ अपील करना है तो न्याय की शरण में आए, अपने आप को भारतीय कानूनों की शरण में लाए और अदालत के सामने जाए तो हाईकोर्ट में चैलेंज करें। मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बहुत बचपन से हूं, राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए, बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आप देखे होगा टूटी फूटी साइकिल, टूटी फूटी गाड़ी, टूटी फूटी ऑटो सालों तक पड़ी, सबने देखा। वो इसलिए पड़ा है कि कानून में प्रोविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभाल पर रखना। हमने प्रोविजन कर दिया है इसकी वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा कराना और फिर इसका निपटारा आप कर सकते हो। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बढ़ाना। मान्यवर, इस प्रकार के, मैंने तो अभी थोड़ा बताया, इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून के अंदर हम लेकर आए हैं। टोटल 313 बदलाव है मान्यवर। और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी है। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए ऐसा भी। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता
अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो, इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों के समेकित करने के और सिद्धांतों का उपबंध करने के लिए विधेयक को पूर्व प्रस्तापित करने का अनुमति दी जाए। एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें।